हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस। आज मैं आप लोगों का टॉपिक लेके आई हूँ सेल बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज अपन इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। हु सॉ फर्स्ट टाइम टू सेल एंड डिस्क्राइब्ड इट? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, स्लाइडेन और श्वान। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन की अगर अपन बात करें, रॉबर्ट ब्राउन जो है, ये हमें पता है इन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की, न्यूक्लियस केंद्रक की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्लाइडेन और श्वान की। तो हमें पता है इन्होंने खोज की थी कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। फिर बात आती है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये वो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जंतु कोशिका, एनिमल सेल में जीवित कोशिका को देखा और उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? एनिमलक्यूल्स। क्या नाम रखा था? एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स। अब बात आती है कि हमने नाम सुना है रॉबर्ट हुक का भी। रॉबर्ट हुक कौन थे? जिन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में। तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी, कौन सी? मृत कोशिका। और वो भी मृत कोशिका कौन सी की थी इन्होंने? कॉर्क कोशिका। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मृत कोशिका और कॉर्क कोशिका में कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर आप क्या देंगे? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका में खोज किसने की थी और पहली बार जिसने देखा था, वो वैज्ञानिक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और जिन्होंने इसका नाम क्या रखा था? एनिमलक्यूल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडेन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हु प्रपोज मॉडिफाइड सेल थ्योरी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडेन एंड श्वान? तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत, दो साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था और उन वैज्ञानिकों का नाम क्या है? स्लाइडेन और श्वान। थोड़ा मैं आपको कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ। जो स्लाइडेन थे, वो वैज्ञानिक कौन से थे? एक तो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, और कौन थे ये? एक बॉटेनिस्ट थे, वनस्पति के वैज्ञानिक थे। और जो श्वान थे, वो कहाँ के थे? ब्रिटिश के। और ये कहाँ के वैज्ञानिक? ब्रिटिश के थे। और कैसे थे ये? जंतु वैज्ञानिक, जूलॉजिस्ट थे ये, जंतु वैज्ञानिक। तो वापिस से देखिए, सेल थ्योरी दो ने मिलकर दी थी, स्लाइडेन और श्वान ने। स्लाइडेन ने दी थी 1838 में और श्वान ने दी थी 1839 में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सेल थ्योरी का जो टाइम पीरियड था 1838 से 1839 तक था। अब इन्होंने सेल थ्योरी के कुछ कंसेप्ट दिए थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें स्लाइडेन की, तो इन्होंने पादप के लिए क्या बात बताई थी कि जो पादप कोशिका है, वो किसके आगे जाके क्या मिलके बनाती है? पादप उत्तक बनाती है। यानी कि प्लांट सेल्स किससे मिलके बनती है? प्लांट टिश्यू से। प्लांट की बात की है ना इन्होंने, तो प्लांट सेल्स क्या बना रही है? प्लांट टिश्यूज। ये बात तो किसने बताई थी? स्लाइडेन ने। अगर आपसे ये भी पूछे भाई प्लांट सेल है, वो आगे जाके प्लांट टिश्यू बना रहे हैं, ये बात किसने बताई थी? स्लाइडेन ने, जो जर्मन के क्या थे? बॉटेनिस्ट थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्वान की। श्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक बात बताई थी कि जो हमारे शरीर है, जो बॉडी है, उसका निर्माण किससे हुआ है? तो शरीर का निर्माण हमारी कोशिकाओं से, सेल्स से, और उसके जो भी प्रोडक्ट है उनसे हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने एक बताई थी कि अगर हम, इन्होंने पादप के लिए भी एक बात की थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है।
पादप के लिए इन्होंने बोला कि अगर हम पादप या प्लांट के बाहर देखें तो हमें एक वॉल दिखाई देती है, भित्ति दिखाई देती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसी तरीके से जंतु में अगर हम बाहर की तरफ देखें तो हमें भित्ति नहीं, क्या दिखाई देती है, झिल्ली दिखाई देती है। तो अब यहाँ पे आपसे ये भी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि पादप के बाहर भित्ति जो दिखाई देती है, ये किसने बात बताई थी? आंसर क्या होगा? श्वान ने। क्लियर? चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। 3 बातें पता चली कि पादप जो होते हैं कोशिका वो उत्तक बना रहे हैं, शरीर का निर्माण जो हो रहा है कोशिका और उनके उत्पादों से हो रहा है, और साथ में क्या बताई थी? पादप के बाहर कौन है? भित्ति है, तो जीव द्रव्य। जंतु के बाहर कौन है? जीव द्रव्य झिल्ली है। लेकिन ये थ्योरी या ये सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि एक जो नई कोशिका है उसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए जो एक वैज्ञानिक आया था उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। कौन था? रुडोल्फ विर्चो। इसने एक बात बताई थी, और एक बात इसने बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोला था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब है जो पूरा नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यानी ये एक सेल थ्योरी में एक नई चीज आई जिसे हमने मॉडर्न सेल थ्योरी बोला था, और यही चीज ये पूछ रहे हैं कि इस रूपांतरित में कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चोव ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70S राइबोसोम जो है वो किन 2 उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं? क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं राइबोसोम की। राइबोसोम आपको पता है कोशिका के अंदर एक अंग पाया जाता है, झिल्ली रहित होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इसमें, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। अब इसकी एक चीज अपन समझते हैं, देखो जो राइबोसोम हमारी कोशिका सेल में होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 80S और एक होता है 70S। ठीक है, 80S और 70S। अब ये जो 80S और 70S है, पहले तो हमें पता होना चाहिए मिलते कहाँ पर है। ठीक है, 80S की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर मिलती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें मिलती है? यूकैरियोटिक में। और 70S की हम बात करें तो 70S राइबोसोम हमें कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोटिक में। किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें अंदर हमारे कुछ अंगक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं 2। कौन से? एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक है, कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। तो जो 70S राइबोसोम है एक तो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, साथ में यूकैरियोट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अगर इसमें से भी अगर आपसे पूछे तो हम इसमें भी बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आगे पूछ रहा है कि ये जो राइबोसोम है ये किससे मिलके बनते हैं, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मैं अगर आपको बताऊं 80S राइबोसोम, तो 80S जो राइबोसोम है ये 2 छोटी और एक बड़ी, एक छोटी और एक बड़ी उप इकाइयों से मिलकर बनता है। तो कितनी उप इकाइयां हो गई? 2 हो गई। एक बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई, यानी कि हम कह सकते हैं एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। अब जो लार्ज सब यूनिट है वो कितनी होती है? 60S। ठीक है, और छोटी सब यूनिट होती है इसकी 40S। जैसे अगर मैं इसके एक डायग्राम की बात करूं राइबोसोम की, एक बड़ी उप इकाई और एक ये छोटी उप इकाइयों से मिलकर बनता है। जो बड़ी उप इकाई है वो कौन सी होती है?
ये बड़ी उप इकाई है, ठीक है। ये बड़ी उप इकाई की मैं जो बात कर रही हूँ ये कितनी होती है 60s, और ये कौन सी होगी 40s। दोनों मिलके क्या बना रही है 80s। कहाँ मिलती है यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरीके से 70s। तो अगर 80s की सब यूनिट पूछे तो आप बता सकते हैं 60 और 40s। 70s की अगर बात करें तो ये भी दो उप इकाइयों से मिलके बनता है, एक बड़ी और एक छोटी। तो इसमें जो लार्ज जो बड़ी सब यूनिट है वो कितनी होती है 50s, और जो स्मॉल जो यूनिट है सब यूनिट वो होती है इसमें 30s, ठीक है। 50s और 30s। तो अब इसमें हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतः प्रद्रव्य जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट है SER में राइबोसोम नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में केवल RER उपस्थित होते हैं। SER लिपिड संश्लेषण का स्थल है, यानी यहाँ पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है। RER में राइबोसोम ER से चिपके होते हैं। तो सबसे पहले अगर यह टॉपिक अपने अंतःप्रद्रव्य जालिका के लिए आए तो हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक कोशिका के अंदर देखें तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो केंद्रक के पास में पाई जाती है। अगर इसकी संरचना देखें तो ये इस तरीके से होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक के पास। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये दो भाग में विभाजित होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं भाई? दो भाग। पहला भाग जिसको हम क्या कहते हैं SER, क्या बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और दूसरा जिसको हम कहते हैं RER, इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या अंतर है इन दोनों में? देखो SER स्मूथ का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई कण नहीं पाए जाते। कण कौन से? राइबोसोम के। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये हिस्सा अगर मैं आपको कहूँ तो ये चिकना है, इसमें क्या है किसी भी प्रकार का कोई भी राइबोसोम नहीं है। और अगर अपन यहाँ देखें इधर यहाँ पे कुछ कण पाए जाते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ ये किसका भाग है RER, क्योंकि ये खुरदरी क्यों हुई है? क्योंकि इस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने इस पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है SER में राइबोसोम नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। SER जिसको हम चिकनी बोल रहे हैं, चिकनी क्यों है? क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं है। फिर बोल रहे हैं ये प्रोकैरियोट्स में केवल RER उपस्थित होते हैं। तो हम इसकी अगर मैं बात करूं, प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है या माइटोकॉन्ड्रिया या ऐसे हरित लवक, ये संरचना उसमें उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। इस ऑप्शन से हम नेक्स्ट आते हैं, फिर वापस उस पर डिस्कस करते हैं। SER लिपिड संश्लेषण का स्थल है। बिल्कुल सही बोला है। SER भी क्या है? लिपिड का ही क्या करता है? संश्लेषण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है RER में राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। RER इसको बोला क्यों है? क्योंकि इस पे राइबोसोम होते हैं। तो क्लियर हमको यहाँ से दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है जो कि कथन गलत है? B। क्या RER जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, जबकि बात ये कह रहा है केवल प्रोकैरियोट्स में क्या बोला है? RER उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होते ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। इसका आगे स्टेटमेंट दिया है, कैसे होते हैं ये? अर्ध स्वायत्त अंग है, यानी कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं। इनमें DNA होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है, यानी इसमें बनते तो ये डिवीजन से हो रहे हैं, इनमें DNA भी होता है लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता है। तो इसमें अपन को देखने हैं कौन से ऑप्शन सही है कौन से गलत है।
तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है, ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेन है। कैसे है इसको अपन समझते हैं। जैसे देखो, एक माइटोकॉन्ड्रिया का अगर अपन एक डायग्राम देखें, मैं आपको एक समझा रही हूँ ऐसे डायग्राम, ये इसकी कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, फिर इसके बाद अंतर झिल्ली जो अंदर की तरफ से फोल्डेड हो जाती है, वलन दिखाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पर कुछ कण पाए जाते हैं इस तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं, F1 कण। ठीक है, साथ में इसके अंदर और क्या पाया जाता है, वृत्ताकार सर्क्यूलर डीएनए पाया जाता है। साथ में इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम के भी क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स या कम कण पाए जाते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे साइड में बात करती हूँ हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में भी अगर अपन देखें इस तरीके से, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर एंड इनर। साथ में इसमें इस तरीके से थाइलेकॉइड के कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है, जिसे हम ग्रेना बोलते हैं, और ये आपस में लिंक होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्रेना। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी खुद का क्या होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो पहला जो इसमें हमने पढ़ा था कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन है, अर्ध स्वायत्त अंग है, बिल्कुल सही बात है। क्यों है, क्योंकि इसका खुद का डीएनए पाया जाता है जो सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है ना, आगे वो भी विभाजित सेल्फ रेप्लिकेट अपनी कॉपी बना रहा है। क्लियर। और साथ में इसमें राइबोसोम है, तो राइबोसोम किसका काम करेंगे, प्रोटीन का काम करेंगे। क्लियर हो गया। वापिस हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसमें खुद का क्या बनता है, डीएनए। क्लियर। सेकंड बोल रहा है ये पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते उनमें डीएनए होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का क्या होता है, अभाव। ये गलत है, क्योंकि इसमें तो राइबोसोम है, राइबोसोम तो प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए हम ऑप्शन कौन सा कह सकते हैं, केवल कौन सा सही है, ए। तो इसका आंसर होगा आपका ए सही है, लेकिन सेकंड गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोशिकांग के युग में से किसमें डीएनए नहीं होता है। क्लियर। ऑप्शन देखिए, इसमें केंद्रक आवरण जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक मेम्ब्रेन, और सूत्रकणिका जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अभी हम बात करके आए, बिल्कुल उसमें डीएनए होता है। सेकंड ऑप्शन है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लयनकाय जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और रसधानियां। रसधानियां हम किसको बोलते हैं, वैक्यूल्स को, जो पादप कोशिकाओं में मिलती है, प्लांट सेल्स में। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लयनकाय व रसधानियां यानी कि लाइसोसोम और वैक्यूल। क्लियर। तो इसमें देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें केंद्रक आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में तो चलो नहीं है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियर के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है डीएनए, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद में बी वाला ऑप्शन देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है। लाइसोसोम होता क्या है, पढ़ा है आपने, हम बेसिक ये पढ़ते आए। लाइसोसोम जिसको हम आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डीएनए नहीं होता। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, अभी अपन पढ़ के आए, हरित लवक में होता है, लेकिन वैक्यूल्स में नहीं होता है। वैक्यूल्स क्या होती है, पादप कोशिका के अंदर इस तरीके से एक संरचना होती है, जिसमें जो भी वेस्टेज मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो आके इसमें इकट्ठा होते हैं। जिसकी अगर मैं एक चीज और बताऊं, इसकी बाहरी झिल्ली पे क्वेश्चन पूछते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर
कि जो वैक्यूल्स है इसकी आउटर मेम्ब्रेन ये किसकी बनी होती है, टोनोप्लास्ट। किसकी बनी होती है, टोनोप्लास्ट की। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लाइसोसोम और वैक्यूल, तो बिल्कुल सही है, आंसर आपका होगा डी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, जिसमें खुद का इसमें डीएनए नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक्कीकृत लयनिकाय पुट्टिकाओं में कौन से जल अपघटनीय एंजाइम मिलते हैं, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइसोसोम के अंदर कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है अपने कि जो लाइसोसोम है इसको तो हम एक तो क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। अभी मैंने आपको बताया था जो भी बायोमोलिक्यूल्स है, जैव अणु है, उसका ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं। जैव अणु कौन से होंगे, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, फैट्स है, तो इन सब का ये पाचन करने के लिए इसमें बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं। अब वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोलेजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस जो किसका करेंगे डाइजेशन, प्रोटीन का, और लाइपेजेस जो किसका करेंगे, फैट्स का। तो अगर हम ऑप्शन देखें लाइपेजेस, हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस या सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है क्रोमोसोम पर, उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो क्रोमोसोम जो होते हैं हमारी कोशिका में केंद्रक के अंदर होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ये चीजें तो हमें पता ही है, इस तरीके से कोशिका में जोड़े में मिलते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये पूरा हम बात कर रहे क्या है, ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। अब ये गुणसूत्र जो है इस पॉइंट से देखो दो भागों में विभाजित है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र। क्लियर। अब ये भी क्रोमेटिड्स है, ये भी क्रोमेटिड्स है, ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जहां पे एक पॉइंट पे जुड़ते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। और जो ये सेंट्रोमियर है ये ही क्या कहलाता है, गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रोमियर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन और भी दे रखा है, जैसे हिस्टोन। देखो हिस्टोन क्या होता है बेटा, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ मिलता है, ठीक है, तो ये तो एक प्रोटीन हुआ। इसके बाद काइनेटोकोर क्या होते हैं, तो काइनेटोकोर जो अपने ये सेंट्रोमियर है इसके पास में एक रिंग जैसी संरचना बनाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। और इसी रिंग जैसी संरचना में काइनेटोकोर में ही क्या मिलता है, एक प्राइमरी, एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है। और सैटेलाइट किसको बोलते हैं, सैटेलाइट हम बोलते हैं जो क्रोमोसोम है जिसमें अभी हमने बात की, ये क्रोमोसोम, ये तो प्राथमिक हो गया, और यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, द्वितीयक संकीर्णन मिलता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो इसका आंसर अपना हमने देख ही लिया है, कौन सा है, सेंट्रोमियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो इसका ऑप्शन है कॉलिकर, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या अल्टमान। देखो इसमें से रॉबर्ट ब्राउन, ये तो इसने खोज की थी न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक की अभी अपन बात करके आए हैं, जिसने मृत कॉर्क कोशिकाओं की खोज की थी। अब इसके बाद बचे कॉलिकर और अल्टमान ने। तो सबसे पहले जो अवलोकन किया था वो वैज्ञानिक कौन थे, कॉलिकर। ठीक है। देखो इसमें चीज ध्यान रखो, कॉलिकर ने तो इसका सर्वप्रथम क्या किया था, अवलोकन, लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, इसके लिए जो वैज्ञानिक है उसका नाम है बेंडा। नाम किसने दिया था, बेंडा ने। और अल्टमान जो है इसने क्या दिया था, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था,
बायोब्लास्ट। तो देखिए वापिस से देखना, इसमें सबसे पहले अवलोकन यह किसने किया था? कॉलिकर्ड ने। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और अल्टमान ने क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज। क्लियर? इसके लिए देखो एक चीज अपन को समझनी है, बात ये कर रहा है कि एमआरएनए से पे ऊपर अगर राइबोसोम जुड़ रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है सिंपल सा, तो क्या संरचना, क्या स्ट्रक्चर बनता है? तो एक बेसिक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखो हमारी कोशिका के अंदर एक चीज होती है, जैसे डीएनए, हमें पता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है। डीएनए से एक बहुत बेसिक चीज बता रही हूं मैं आपको, शॉर्ट में बता रही हूं, डीएनए से बनता है एमआरएनए। क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए जो बन रहा है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इसको हम बोलते हैं अनुवादन या बोलते हैं ट्रांसलेशन। अनुवादन या ट्रांसलेशन। देखो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए मैं एक अलग से आपकी क्लास लूंगी जब उसमें हम ये सब चीजें समझेंगे। अभी आपको ये समझना है, डीएनए से एमआरएनए बनने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं अनुवादन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आप ही आपने पढ़ा होगा, पॉलीपेप्टाइड कह रहा है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना है, ठीक है। देखिए होता क्या है हमारी कोशिका में, जैसे मान लो एक एमआरएनए की श्रृंखला है, क्लियर। और अभी हम राइबोसोम पढ़ के आए हैं, राइबोसोम की हमने पढ़ी थी, बड़ी और छोटी उप इकाइयां होती है। तो इस एमआरएनए पर इस तरीके से बहुत सारे राइबोसोम आकर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, क्लियर। तो ये वही क्वेश्चन कह रहा है कि एमआरएनए पे जब बहुत सारे इस तरीके से राइबोसोम आके बैठ जाते हैं, अब इस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, कौन आके जुड़ रहा है? सोम मीन्स राइबोसोम। किस पे जुड़ रहे हैं? एमआरएनए पे, इसलिए क्या स्ट्रक्चर बन गया? पॉलीसोम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बहुसूत्र, या क्या बोल सकते हैं इसको हम? पॉलीसोम। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका साधारणतया प्राणी कोशिका से निम्न की अनुपस्थिति के आधार पर भिन्न होती है। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ, मतलब दोनों में पॉइंट पे डिफरेंस बताना है। सबसे पहला है राइबोसोम। तो राइबोसोम की हम बात करें, दोनों में होती है, प्लांट सेल्स में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक और कौन से दोनों में टाइप्स होंगे? एटीएस। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियस है दोनों में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में होता है। लेकिन ऑप्शन इसमें सेंट्रियोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? तारक काय या तारक केंद्र। तारक काय या तारक केंद्र। ये जो तारक केंद्र है, ये उच्च वर्ग की जो पादप है, जो हायर प्लांट्स, उसमें नहीं होते हैं। किसमें होते हैं? ये एनिमल सेल्स में। तो इस आधार पर हम इसको कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रियोल, जो प्राणी कोशिका में, जो एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है अपने को, मैच द कॉलम। सबसे पहले है गोल्जी कॉय, लयन काय, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। रसधानी, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स, और राइबोसोम। अब हमको देखना है इनका काम क्या है। देखो गोल्जी कॉय, ये काम क्या करता है? गोल्जी कॉय ये जो अंतःप्रद्रवीय जालिका है उसके साथ मिलके ये ग्लाइकोलिपिड्स है और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है उसका ये निर्माण करता है, ठीक है। तो गोल्जी कॉय का अगर हम देखें तो ये किसका कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स।
इसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम अभी अपन ने जस्ट इसकी बात करके आए हैं। ये किसका काम करता है? जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैव अणु होते हैं, उसको ये डाइजेस्ट करता है, पाचित करता है। तो इसका क्या होगा? जैव अणु के पाचन में। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं हम रसधानी वैक्यूल्स की। अभी बताया था जो भी वेस्टेज पार्ट होता है इसको वहां पे जाके स्टोर करती है। ठीक है, तो रसधानी का क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ व अपव्यय को पकड़ने में, यानी वहां जाके ये इसको इकट्ठा करती है। वैक्यूल का कंटेन्स सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल विच आर नॉट यूजफुल। क्लियर? नेक्स्ट है राइबोसोम। सिंपल है, राइबोसोम अभी हम इतनी बार करके आए हैं। किसका करती है? ये प्रोटीन का फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका आंसर अगर अपन देखें तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी बताओ आप लोग। और लाइसोसोम करती है, फिर रसधानी करती है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बिल्कुल अभी अपन ने इसके बारे में बात की। कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिज सेल्यूला ई सेल्यूला, ये कंसेप्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, इसका मतलब क्या था? ओमनिज सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक, क्लियर? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अभी बात की थी। और एक बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चॉफ ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो एकल कला से घिरा रहता है? यानी सेल्स के अंदर ऐसे कौन सा ऑर्गेन है जो केवल सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं, जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर एंड इनर। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ये भी दो होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था, आउटर एंड इनर। फिर बात करते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये एक केवल सिंगल मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड होता है, इसके चारों तरफ केवल एक झिल्ली होती है। केंद्रक, न्यूक्लियस, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पादप कोशिका की रसधानी वैक्यूल्स में जल घुलित वर्णक कौन कौन से होते हैं? वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट कौन कौन से हैं? देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल्स में कौन कौन से पिगमेंट हैं। तो हम बात करें प्लांट सेल की, तो उसमें पिगमेंट्स के टाइप्स होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में कौन कौन से होते हैं? कैरोटीन होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। जैसे कैरोटीन पर बात करें तो गाजर में होता है। ठीक है, लाल किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होती है गाजर। इसी तरीके से अभी मैंने नाम बोला, ज़ैंथोफिल होता है जो पीला रंग देता है पेड़ पौधों को, फलों को। ठीक है, लाइकोपिन होता है मिर्च में, टमाटर है, इसका जो रंग है वो कौन से वर्णक के कारण? लाइकोपिन के कारण है। क्लियर? तो कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल और लाइकोपिन, ये जब हम बात कर रहे हैं तो देखो, जो पादप के अंदर जो वर्णक होते हैं, कुछ वर्णक तो ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। कौन से होते हैं? जो वसा में घुलनशील होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अभी हमने बात की कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और ये सब कैरोटीनॉइड्स, ये जितने भी है ये सब कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल। और जो वाटर सॉल्युबल होता है वो होता है वर्णक एंथोसायनिन। जो ये क्लोरोफिल है ये भी फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल ये भी फैट सॉल्युबल, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल पर्णहरित, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। क्लियर? और जो एंथोसायनिन है ये कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। आपने देखा होगा जैसे बैंगनी रंग जो होते हैं, पर्पल रंग जामुन में होते हैं, तो ये कौन से वर्णक के कारण होता है? एंथोसायनिन। जो हरा है, लाल रंग है, ये प्रदान करता है, ये ना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है, मैच द कॉलम वाला है। यही वापस हम बात कर रहे हैं, ये आ गए हैं इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल्स में, पादप कोशिका में, इसमें जो वर्णक पिगमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो कलर वाले होते हैं, कलर जिसको हम बोलते हैं कलरफुल, जैसे कि बात करेंगे हम इसकी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होते हैं? क्लोरोफिल,
ये कैसा होता है, जैसे पेड़ पौधों को रंग प्रदान कर रहा है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, कलर्ड पिगमेंट। क्लियर। एक होता है इसमें क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है, और एक इसमें होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये क्या काम करता है, ये कोई भी कलर नहीं देता है, लेकिन ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करके रखता है, इसी ल्यूकोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे भोज्य पदार्थ कौन कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, है ना, फैट्स होंगे और प्रोटीन होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठा करने के लिए जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, एमाइलोप्लास्ट। कौन सा होगा, एमाइलोप्लास्ट। इसी तरीके से तेल है या फैट्स है, इसके लिए हम जो काम में लेते हैं या पिगमेंट जो होता है उसको बोलते हैं एलियोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, एलियोप्लास्ट। और इसी तरीके से प्रोटीन के लिए जो होगा, प्रोटीन, इसके लिए हम कौन सा लेते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी तब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसमें ऑप्शन में आते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट, अभी हमने बात की थी, क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं, जो कलर देते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन्स है, लाइकोपिन है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में कौन सा हो गया, कैरोटीन। इसी तरीके से एमाइलोप्लास्ट अभी हमने बात की है, किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को। इलियोप्लास्ट ये किसको करता है, ऑयल्स एंड फैट्स को। और एल्यूरोप्लास्ट किसको करेगा, प्रोटीन को। तो इसका आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, A4, जल्दी बताओ, B का हो जाएगा, C का हो जाएगा, और ये, तो इसका आंसर होगा अपना A। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रिका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोलस। क्लियर। फर्स्ट है इसमें, विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रिका होती है, यानी कि इनडिवाइजिबल सेल्स लार्ज न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। सेकंड ऑप्शन है, यह भित्ति से, वॉल्स से सराउंडेड होता है। थर्ड ऑप्शन है, ये तर्कु बनने में, स्पाइंडल्स बनने में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है, ये राइबोसोम आरएनए यानी जिसे हम कहते हैं आरआरएनए के निर्माण या सिंथेसिस में काम करता है। देखो हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट की, अगर मैं बात करूं, विभाजित होती कोशिका, विभाजित मतलब हम पढ़ते समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तो उसकी हम जब अवस्थाएं पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जब प्रोफेज से, जैसे मान लो मेटाफेज आती है, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टीलोफेज। इसमें हम देखते हैं जैसे जैसे कोशिकाएं प्रोफेज से आती है तो इसमें जो अंग होते हैं, जैसे केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये तो हट ही जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो यानी वो कह रहे हैं विभाजित कोशिकाओं में क्या बड़ी केंद्रिका होती है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद होता है, ये भित्ति से घिरा रहता है, तो जो केंद्रिका होती है इसके चारों तरफ भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तर्कु बनने में भाग में लेता है, तर्कु स्पाइंडल क्या होते हैं, तो जब हम विभाजन, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, जैसे मेटाफेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ तर्कु तंतु बनते हैं जिसपे आके गुणसूत्र बैठ जाते हैं। ठीक है, ये तर्कु तंतु, तो क्या केंद्रिका इसको बनाता है, बिल्कुल नहीं। इसको तो कौन बनाता है, अभी हमने जंतु कोशिका में बात की थी, किसकी, तारक केंद्र की, ये बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है, इट इज अ साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, और वो काम क्या करता है, प्रोटीन का। और बिल्कुल सही बात है, जो केंद्रिका जो न्यूक्लियोलस है वह पे किसका डेवलपमेंट या सिंथेसिस होगा, आरआरएनए का। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। Which cell organ is responsible for energy releasing from carbohydrate for ATP synthesis? यानी सेल के अंदर एटीपी सिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, जो आगे जाके क्या काम करेगा, श्वसन का काम करेगा।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है। देखो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या होता है, ये कोशिकाओं का कंकाल जो तंत्र होता है, जो साइटोपंजर हम जिसे कहते हैं, उसको बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, अब हमें पता भी होना चाहिए कि जो कोशिका जो सेल है इसके अंदर साइटोपंजर यानी उसका कंकाल कौन बनाएगा, जिससे वो मेंटेन रहती है। क्लियर। तो उसको बनाता कौन है, कशाभिका, फ्लैजिला बनाएंगी, पक्षमाभ बनाती है और उसमें माइक्रोट्यूबुल सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। पक्षमाभ, कशाभिका यानी फ्लैजिला और सीलिया, ये काम क्या करती है, ये सेल्स को क्या करती है, तैरने में, ठीक है, कोशिका के मूवमेंट, लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो ये लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स है इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बाकी सब में तो ये मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है। बिल्कुल, देखो प्रोकैरियोट्स जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पुरानी प्रकार की कोशिका है। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो कोशिका सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से नहीं होते हैं, केंद्रक झिल्ली। बिल्कुल, प्रोकैरियोट्स को एक तो सबसे पहले हमने प्रोकैरियोट्स क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वेल डेवलप्ड सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। सुसंगठित या वेल डेवलप केंद्रक का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद है गोल्जी कॉय, बिल्कुल नहीं होती है, इसमें गोल्जी कॉय भी नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं होती है इसमें। तो इसका आंसर होगा द डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। आगे मैं आपके और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आऊंगी। इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। थैंक यू।